हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए मैं अगला चैप्टर लेकर के आया हूँ, चैप्टर नंबर 5। ये अपने फिज़िकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और इससे पहले 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हैं। उनके वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आप जिन्होंने नहीं देखा उनको देखिए, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं। हर टॉपिक अच्छी तरह से कवर है, बस आप उसको देख करके अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री है और ये 4 मास अपने बोर्ड में कवर करती है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरेटिकल होने के नाते थोड़ी सी मेहनत करके हम 4 मास पूरे कवर कर सकते हैं। अपनी लाइफ से जो अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ है, काफ़ी कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड हैं, इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों के लिए है। सबसे पहले तो मैं समझाना चाहूँगा, चैप्टर का नाम ही है सरफेस केमिस्ट्री। अब इसका क्या मतलब है? जैसे से पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की थी, केमिकल काइनेटिक्स की बात की थी, ये सब साइंस की ब्रांच हैं। वैसे सरफेस केमिस्ट्री भी एक साइंस की ब्रांच है। अब इसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ सरफेस एंड reactions taking place at the surface are known as surface chemistry. सरफेस केमिस्ट्री हमारे साइंस की एक ब्रांच है। इसमें हम सरफेस के नेचर की स्टडी करते हैं और ऐसे रिएक्शंस जो सरफेस पर कंप्लीट होते हैं, सरफेस पर होते हैं, उनकी स्टडी हम यहाँ पर करते हैं। और ऐसे फैक्टर्स की भी स्टडी हम यहाँ पर करेंगे जो उस रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। तो इनको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में कंसीडर करते हैं। तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इसमें अभी जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जितने भी इलेक्ट्रोड प्रोसेस पढ़े थे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, स्पेशली जितने सेल रिएक्शंस हो रहे थे सब इलेक्ट्रोड पर हो रहे थे। अपना देखा जाए रस्टिंग के जितने रस्टिंग का जो केस था, आयरन के सरफेस पे हो रहा था, ये भी सरफेस पर हो रहा था। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस सरफेस प्रोसेस है, एडजॉर्प्शन प्रोसेस सरफेस प्रोसेस है। ये सब सरफेस फिनोमेना है। तो हमारा इसमें डिस्कशन केवल 3 टॉपिक पर स्पेशली होना है सरफेस केमिस्ट्री में। एक तो एडजॉर्प्शन, एक अपना देखा जाए कैटालिसिस और एक कोलॉइड। तो सबसे पहले देखा जाए सरफेस केमिस्ट्री में हम सबसे पहले एडजॉर्प्शन को स्टार्ट करेंगे। ADSORPTION, एडजॉर्प्शन। ये देखा जाए हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडजॉर्प्शन 1 मास जरूर कवर करेगा या 1 से ज़्यादा भी कवर कर सकता है। तो एडजॉर्प्शन का सिंपल मतलब देखा जाए, नाम ही क्या है, एडजॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है, हमारा लिक्विड हो सकता है या हमारा गैसेस प्रोडक्ट हो सकता है, जो किसी सरफेस पर आकर के कंसंट्रेट हो। जैसे देखिए ये हमने सब्सटेंस ले रखा है, यहाँ पर देखा जाए कोई भी लिक्विड मटेरियल या गैसेस मटेरियल देखो आकर के सरफेस पे कंसंट्रेट हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए चूंकि ये सरफेस है और यहाँ पर देखा जाए ये आकर के एडजॉर्ब हो रहा है। तो अब इस जो सरफेस पर सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है, इसका जो कंसंट्रेशन है ये सरफेस पर ज़्यादा होगा और बल्क साइड में कम होगा। मान लीजिए कि ये इसका बल्क वाला एरिया है, यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कम होगा। तो ऐसे प्रोसेस के लिए हम नाम देते हैं एडजॉर्प्शन। मीन्स कोई भी रिएक्टेंट, और स्पेशली देखा जाए यहाँ पर सरफेस प्रोवाइडर हमारे सामने 2 मटेरियल स्पेशली होते हैं। ज़्यादातर केस में, मैक्सिमम केस में सॉलिड की बात हम लोग करते हैं। किसी किसी केस में हम लिक्विड को भी ले सकते हैं। लिक्विड का जो ऊपर वाला एरिया है वो सरफेस का काम करता है। तो लिक्विड और सॉलिड ये 2 ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मटेरियल हैं जो सरफेस प्रोवाइडर हैं, सरफेस प्रोवाइड करेंगे। और सरफेस पर देखा जाए लिक्विड पार्टिकल या गैसेस पार्टिकल आकर के देखो यहाँ पर कंसंट्रेट होगा, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन का लेवल है ये सरफेस पर ज़्यादा होगा और बल्क में कम होगा। तो इस प्रोसेस के लिए हम एडजॉर्प्शन का नाम देते हैं। मतलब सिंपली क्या रहा यहाँ पर देखा जाए कि जो सब्सटेंस आके कंसंट्रेट हुआ है, स्पेशली देखा जाए इस वाले केस में यहाँ पर देखा जाए जो कोई भी रिएक्टेंट पार्टिकल या कोई सब्सटेंस सरफेस पे आकर के देखिए
अट्रैक्ट होकर के इस पर देखो रिटेन हो रहा है, और इसके इफेक्ट इसका ये है कि इसका कंसंट्रेशन सरफेस पर मोर है एंड बल्क एरिया में कम है। तो इस प्रोसेस के लिए एडजॉर्प्शन का नाम देंगे। इसी से मिलता जुलता प्रोसेस एक और है एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन। ये भी देखा जाए बड़ा सिंपल सा केस है कि अगर कोई सब्सटेंस सरफेस पे आके कंसंट्रेट तो हो रहा है, लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन लेवल है जितना सरफेस पर है उससे ज्यादा बल्क एरिया में है, तो ऐसे केस में हम देखा जाए एब्जॉर्प्शन का नाम देंगे। मतलब सब्सटेंस सरफेस पे आकर कोई भी हमारा लिक्विड प्रोडक्ट है या गैसियस प्रोडक्ट है, सरफेस पे आके कंसंट्रेट तो हो रहा है, लेकिन कंसंट्रेट होकर जो धीरे धीरे ये इसके अंदर एंट्री पा रहा है, बल्क में एंट्री कर रहा है। तो बल्क प्रोसेस देखा यहाँ पर ये है। मतलब एब्जॉर्प्शन जो है ये बल्क फिनोमेना है, ध्यान देना यहाँ पर, इसको हम बल्क फिनोमेना का नाम देते हैं, ये बल्क फिनोमेना है। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन है ये सरफेस फिनोमेना है, ये सरफेस फिनोमेना है। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब एब्जॉर्प्शन सरफेस पर देखा जाए कंसंट्रेशन सरफेस पर मैक्सिमम है, बल्क में कम है, इसलिए इसको हम सरफेस फिनोमेना का नाम देंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल गैसियस प्रोडक्ट है या लिक्विड प्रोडक्ट है सरफेस पे आके कंसंट्रेट तो हो रहा है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन सरफेस पर कम है, बल्क एरिया में ज्यादा है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर इन बल्क देन सरफेस। तो इस प्रोसेस के लिए एब्जॉर्प्शन, ये बल्क फिनोमेना, क्योंकि देखो अंदर की तरफ हमारा पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की स्टडी हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें सरफेस केमिस्ट्री का डिस्कशन करना है। तो सरफेस केमिस्ट्री का मतलब ही है हमारे सामने द प्रोसेस विच टेक प्लेस एट सरफेस एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन दिस प्रोसेस। इसके लिए हम सरफेस केमिस्ट्री का नाम दे देंगे स्पेशली। तो सरफेस केमिस्ट्री में हमें एब्जॉर्प्शन का डिस्कशन स्पेशली करना है सबसे पहले। तो थोड़ा सा डिस्कशन हमारा एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन का था। एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमेना। एब्जॉर्प्शन क्या है, सरफेस फिनोमेना। होता क्या है, कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा है, सरफेस पर कम है। यहाँ कंसंट्रेशन बल्क में कम है, सरफेस पे ज़्यादा है। तो ये डिस्कशन हम लोगों ने स्पेशली यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, दो तीन नाम हम लोग बहुत पॉपुलर वर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसकी बात कर लें, फिर हम आगे चलते हैं, आप लोगों को आगे समझाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए सरफेस, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन में जो सरफेस प्रोवाइडर होता है या तो ये सॉलिड होगा ज़्यादातर केस में, या लिक्विड हो सकता है। इसको हम ADSOR यहाँ पर देखा जाए एडजॉर्बेंट का नाम देते हैं, BENT, एडजॉर्बेंट का नाम देते हैं। मतलब सरफेस प्रोवाइड करने वाला सब्सटेंस एडजॉर्बेंट है, और सरफेस पे आके कंसंट्रेट होने वाला जो हमारा सब्सटेंस है या तो गैसियस होगा ज़्यादातर केस में, किसी किसी केस में लिक्विड भी हो सकता है। तो ये एडजॉर्बेट होगा, ADSOR BAT, एडजॉर्बेट का नाम देंगे। तो अगर मैं एडजॉर्बेट वर्ड यूज करूंगा तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि सरफेस पर आकर के कंसंट्रेट होने वाला मटेरियल है। और अगर मैं एडजॉर्बेंट वर्ड यूज करूंगा तो आप समझ लीजिए सरफेस प्रोवाइडर है, या तो ये सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, और ये या तो गैसियस प्रोडक्ट ज़्यादातर केस में होगा, किसी किसी केस में लिक्विड प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या देखा जाए, ये तो एडजॉर्प्शन हुआ। इसके बाद देखा जाए जहाँ कहीं पर भी एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होता है तो उसके लिए हम सॉर्प्शन वर्ड यूज करते हैं, SORPTION, सॉर्प्शन वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए एडजॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर ये दोनों एक साथ अगर हो रहा है तो इसके लिए हम सॉर्प्शन वर्ड यूज करेंगे। तो अगर कभी सॉर्प्शन वर्ड कहीं पर आ जाए या सॉर्प्शन वर्ड हमारे सामने आ रहा है जिसका मतलब एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन दिस प्रोसेस आर नोन एज सॉर्प्शन। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने ये अराइज हो रहा है कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है। हम लोग थोड़ा इसकी बात करें और फिर इसके आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे, यहाँ पर हम आगे चलना चाहेंगे। एडजॉर्बेंट क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, ये सब चीज़ें ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए एडजॉर्प्शन के लिए सिचुएशन क्या बनती है कि सरफेस पर जो एक अनबैलेंस फोर्स वर्क करता है उसी का रिजल्ट है एडजॉर्प्शन। सरफेस पर होता क्या है कि जो पार्टिकल्स अवेलेबल होता है उस पर देखिए अनबैलेंस फोर्स वर्क करता है। जैसे देखिए ये हमारा कोई सब्सटेंस है
यहाँ पर जो पार्टिकल है देखा जाए ये चारों तरफ दूसरे पार्टिकल से कवर्ड है। अगर मान लो ये सॉलिड है तो हर तरफ देखा जाए दूसरे पार्टिकल से कवर्ड है। तो ये जो बीच वाला बल्क वाला पार्टिकल हम दिखाना चाह रहे हैं, इस पर देखिए एक बैलेंस फोर्स वर्क कर रहा है। लेकिन जो सरफेस पर पार्टिकल है ये देखा जाए इन तरफ तो अट्रैक्ट है, लेकिन सरफेस पर देखो कोई नहीं है। तो इस वाले जो ऊपर वाला सरफेस वाला हमारा पार्टिकल है, इस पर अनबैलेंस फोर्स वर्क कर रहा डाउनवर्ड। तो उसी अनबैलेंस फोर्स वर्क को बैलेंस करने के लिए देखा जाए, अगर यहाँ पर सरफेस पे आके कोई भी सब्सटेंस आकर के एब्जॉर्ब हो गया, तो उस केस में अब देखा जाए यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर वर्क कर रहा था, अब कहीं कहीं ये इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। जैसे देखिए अगर मान लो ये सरफेस का पार्टिकल है, अब ये देखा जाए चारों तरफ पार्टिकल से कवर्ड है, देखा जाए ये सिचुएशन है, तो इस पर डाउनवर्ड देखो फोर्स वर्क कर रहा है, इसीलिए हम बार बार वर्ड यूज करें अनबैलेंस फोर्स। तो अगर सरफेस पे आकर के कोई भी गैसियस पार्टिकल है, कोई लिक्विड पार्टिकल यहाँ पर देखो सरफेस पे अगर एब्जॉर्ब हो गया, तब यहाँ पर जो डाउनवर्ड फोर्स वर्क कर रहा है ये देखिए इसके इस वजह से थोड़ा बहुत बैलेंस हो जाएगा। तो जो अनबैलेंस फोर्स सरफेस पर है, यही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है एड्जॉर्प्शन के लिए। अदरवाइज एड्जॉर्प्शन अपने आप जो स्पॉन्टेनियसली हो सकता है, ध्यान रखना ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एड्जॉर्प्शन। हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ये हमारे उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का ये नेचर है, बिहेवियर है कि जो किसी पर्टिकुलर सरफेस पे आकर के एब्जॉर्ब होता है और कंसंट्रेशन अपना सरफेस पर इंक्रीज करता है। तो आखिर में ये चीजें हो क्यों नहीं है, ये अनबैलेंस फोर्स पूरी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए और ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर कोई सरफेस पर देखा जाए सब्सटेंस जो ऑलरेडी एब्जॉर्ब है, इसको देखा जाए यहाँ से हम एक एक करके हटाना चाहें, मान लो यहाँ से हम रिमूव करना चाहें, तो इसके लिए एड्जॉर्प्शन का उल्टा नाम देते हैं डीसॉर्प्शन। यहाँ पर देखा जाए इस प्रोसेस के लिए डीसॉर्प्शन स्पेशली नाम देते हैं। मतलब एक तो एड्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सरफेस पे आके कंसंट्रेट हो रहा है, और सरफेस पे पहले से जो कंसंट्रेट है सब्सटेंस को धीरे धीरे हम कुछ सुटेबल तरीके से अलग करने लगे, हटाने लगे। इस प्रोसेस को एड्जॉर्प्शन का उल्टा नाम देंगे, डीसॉर्प्शन का नाम देंगे। इसके लिए हम लोग डी एड्जॉर्प्शन या डीसॉर्प्शन का स्पेशली हम लोग नाम देते हैं। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। जितने भी सरफेस प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेस जितने भी हैं, स्पेशली देखा जाए जितने कोरोजन प्रोसेस हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हैं, ये सब एड्जॉर्प्शन से रिलेट करने वाले प्रोसेस हैं। सब में एड्जॉर्प्शन देखा जाए होता है। एड्जॉर्प्शन मतलब सरफेस पर ये प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। कोरोजन होता है तो भी सरफेस पर होता है। कैटलिस्ट यहाँ पर देखा जाए अगर कैटलिटिक वर्क होता है तो कैटलिस्ट का भी सरफेस पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। आगे कैटलिस्ट में हम डिस्कस भी करेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलना चाहेंगे। अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए इसके एड्जॉर्प्शन के काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग उनकी बात थोड़ा सा करेंगे धीरे धीरे, डे बाई डे, वन बाई वन, और फिर इसके आगे हम लोग आगे चलेंगे इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं स्पेशली। तो हमें इसकी तरफ आगे मूव करना है, आप लोग ज़रा इसका ध्यान देना अच्छी तरह से। अब तो एक तो देखा जाए पॉजिटिव और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन का भी थोड़ा सा केस यहाँ पर हम डिस्कस कर लें। यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, इसकी बात कर लें। देखो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या, सिंपली ये है कि अगर हमारे रिएक्टेंट का या सब्सटेंस का कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा है और बल्क में कम है, तो इस केस में हम पॉजिटिव का नाम देते हैं पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। मतलब सरफेस पर ये इसका कंसंट्रेशन मोर है, ज़्यादा है, और बल्क में कम है, तो पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन का नाम रहेगा। और इसका अगर उल्टा हो रहा है कि सरफेस पर कंसंट्रेशन कम है और बल्क में ज़्यादा है, तो उस केस में नेगेटिव एड्जॉर्प्शन का स्पेशली नाम आता है। तो अगर कभी एड्जॉर्प्शन वर्ड आता है तो दिमाग में रखने की जरूरत है कि हमेशा हम पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन की ही बात करेंगे, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन की बातें नहीं करेंगे। यह आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पॉजिटिव मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज मोर at the surface than in the bulk are known as positive adsorption. And if concentration of reactant, concentration of substance is more in bulk than surface, then it is negative adsorption. तो आप इसको नेगेटिव एड्जॉर्प्शन का नाम दोगे। तो आप लोगों को इसका थोड़ा सा ध्यान रखने की
जरूरत पड़ेगी। अब इसके आगे देखा जाए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर एक डिस्कशन कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सा केस हमारे सामने आ रहा है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एड्जॉर्शन के बाद देखा जाए हम अब इसके टाइप पर आएंगे। एड्जॉर्शन के टाइप कितने हैं, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बहुत इजी गोइंग, आपको समझ में भी आ जाती हैं। यहाँ पर देखा जाए टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ये अपने को ध्यान रखना। देखा जाए इसमें देखिए दो टाइप की बात हम लोग करते हैं। एक तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन ये देखा जाए, यानी टू टाइप्स फिजिकल एड्जॉर्प्शन। और सेकंड नंबर पर देखा जाए हम लोग केमिकल एड्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। केमिकल एड्जॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन का हम नाम देते हैं स्पेशली। देखिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन को फिजिजॉर्प्शन का भी नाम देते हैं, और इसको लोग केमी, ये भी हम केमिसॉर्प्शन का भी नाम देते हैं। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन कहा जाए या फिजिजॉर्प्शन कहा जाए, और केमिकल एड्जॉर्प्शन कहा जाए या केमिसॉर्प्शन कहा जाए। बड़े सिंपल से केस है। यहाँ पर देखा जाए अगर हमारे सरफेस पर, यानी देखा जाए ये जो हमारे पास एड्जॉर्बेंट है, और यहाँ पर जो सब्सटेंस आकर के देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल यहाँ पर आकर के एड्जॉर्ब हो रहा है, एड्जॉर्बेट, यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर ये फिजिकल फोर्सेस वर्क करेगा, फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल फोर्सेस में ज्यादातर केस में हम वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। तो अगर हमारे पास एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, स्पेशली वंडर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जो कि बहुत वीकर इंटरेक्शन है, अगर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है और एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में ये वंडर वाल फोर्सेस है और उसका इंपैक्ट हो रहा है कि यहाँ पर एड्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऐसे केस में हम उसको फिजिकल एड्जॉर्प्शन का नाम या फिजिजॉर्प्शन का नाम देते हैं। क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ कि व्हेन फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्जॉर्प्शन या फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ एड्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट, फिजिकल फोर्स मीन्स वंडर वाल फोर्स, तो ऐसे केस में हम फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन का नाम देंगे। और अगर हमारे पास रिएक्टेंट देखा जाए, यहाँ पर हमारे पास जो एड्जॉर्बेट है, यहाँ पर एड्जॉर्बेंट जो है, और सरफेस पर जो हमारे पास यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेशली एड्जॉर्बेट, यहाँ पर देखा जाए अगर केमिकल इंटरेक्शन आ रहा देखा जाए, यहाँ पर केमिकल फोर्सेस अगर वर्क करें, केमिकल फोर्सेस में देखो आयनिक फोर्स, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, मतलब इस टाइप के अट्रैक्शन अगर हैं, यहाँ पर केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्जॉर्प्शन, देन दिस टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आर नोन एज केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो हमारे सामने देखो टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन में तो फिजिकल और केमिकल दिमाग में रखना है दोनों। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर अवेलेबल बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट, एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लाइक एज आयनिक फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड की बात कर सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात स्पेशली, और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर सकते हैं। तो अगर वो सिचुएशन यहाँ पर बनती है, इसको हम केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है स्पेशली। यहाँ पर देखा जाए कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन पर देखा जाए कुछ सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं, हमारे लिए बड़े काम के हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। कुछ डिफरेंसेस हैं, हम जरा उनकी बात कर लेते हैं कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर देखिए फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिस्पॉन्सिबल, ये आप लोगों को पता है। दूसरे नंबर पर देखा जाए, आप सबको पता है कि फिजिकल बॉन्ड वीकर होता है, तो यहाँ पर जो एनर्जी लिबरेट होगी, यानी डेल्टा एच की वैल्यू देखा जाए आएगी तो निगेटिव साइन में, मतलब प्रोसेस तो एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पर अगर अट्रैक्शन क्रिएट होता है तो एक्सोथर्मिक चेंज होता है। यहाँ पर भी देखा जाए डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी ये निगेटिव साइन में आएगी, ये भी देखा जाए एक्सोथर्मिक चेंज तो है, एक्सोथर्मिक चेंज है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस पॉइंट पर देखा जाए यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चूंकि केमिकल फोर्स है, केमिकल बॉन्ड बन रहा है,
और केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और केमिकल बॉन्ड आर मोर स्ट्रॉन्गर देन फिजिकल। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ पर देखा जाए ये 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी, इतनी एनर्जी लिबरेट होती है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, यानी फिजिकल एड्जॉर्शन के थ्रू। और यहाँ पर देखा जाए इस वाले केस में 80 to 240 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर देखो लिबरेट होती है केमिकल एड्जॉर्शन के केस में। तो आपको देखने से लग रहा है कि फिजिकल अट्रैक्शन जो कि पुअर है, वीकर है, इसलिए एनर्जी जो लिबरेट हो रही है काफ़ी कम हो रही है, 20 to 40 किलो जूल रेंज में आ रही है। और यहाँ पर 80 to 240 किलो जूल रेंज में स्पेशली यहाँ पर देखा जाए, यहाँ जो आपके सामने कह सकते हो कि डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है, एक्सोथर्मिक चेंज स्पेशली यहाँ पर आ रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। दूसरे नंबर पर देखा जाए मेन चीज़ क्या है, फिजिकल फोर्स जो होता है ये कोई स्पेसिफिक फोर्स नहीं होता है। कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस पे आकर के एब्जॉर्ब होता है, मतलब नॉट स्पेसिफिक। हमारा फिजिकल एड्जॉर्शन नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन केमिकल के केस में क्या है, केमिकल एड्जॉर्शन जो है ये मोर स्पेसिफिक है। कहने का मतलब, क्योंकि अगर स्पेशल टाइप का जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है रिएक्टेंट यानी हमारे एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में अगर वो बिहेवियर है, सपोज करो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, या ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाह रहा है, लूज करना चाह रहा है, ये 1 गेन करना चाह रहा है, तभी इसमें सिचुएशन बनेगी। अगर मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर वो सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। तो ये स्पेसिफिक है पूरी तरह से। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर देखा जाए जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्पेशली बनेगा यहाँ पर, तो ये स्पेसिफिक नेचर का है। स्पेसिफिक नेचर का मतलब सिंपली आप समझ रहे हो कि स्पेशल टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट आर एड्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट। मतलब क्या कि हर कोई आकर के सरफेस पे एड्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है स्पेशली ये। दूसरे नंबर पे देखा जाए अगर हम प्रेशर को बढ़ाएं तो प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा फिजिकल एड्जॉर्शन इंक्रीज होगा एक लिमिट तक। और यहाँ पर देखा जाए केमिकल एड्जॉर्शन पर भी प्रेशर का थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। यहाँ पर प्रेशर यहाँ पर देखा जाए प्रेशर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर की बात थोड़ा सा की जाए, देखिए टेम्परेचर का रोल यहाँ पर बिल्कुल एक अलग सा है। जो फिजिकल एड्जॉर्शन है यहाँ पर देखा जाए टेम्परेचर का रोल ये है। अगर हम टेम्परेचर को देखा जाए यहाँ पर हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर देखा जाए इस पॉइंट पर हम टेम्परेचर को ले लेते हैं और यहाँ पर रेट ऑफ एड्जॉर्शन को ले लेते हैं, रेट ऑफ एड्जॉर्शन को ले लेते हैं, रेट ऑफ एड्जॉर्शन को ले सकते हैं। तो ये फिजिकल केस में क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे देखो केमिकल एड्जॉर्शन तुम्हारा डिक्रीज होता चला जाएगा। केमिकल एड्जॉर्शन मतलब क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ एड्जॉर्शन, फिजिकल एड्जॉर्शन की रेट कम हो जाएगी। केमिकल के लिए देखा जाए ये सिचुएशन आती है, यहाँ पर देखो ये सिचुएशन आती है, टेम्परेचर का इफेक्ट आता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या रहा, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो केमिकल एड्जॉर्शन देखो इंक्रीज होगा, एक पीक लेवल ऑप्ट करेगा। इसके बाद अगर और आगे टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आगे और देखा जाए फिर जाकर के डिक्रीज होगा। तो मतलब क्या कर सकते हो कि केमिकल एड्जॉर्शन क्या इंक्रीजेस अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर, बट फिजिकल एड्जॉर्शन डिक्रीजेस अपॉन इंक्रीज इन टेम्परेचर। और 2-3 चीजें और इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम लोग, बड़े आसान टॉपिक हैं। एक बड़ा सिंपल सा केस हमारे सामने और आता है फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्शन का, वो थोड़ा सा हम लोग और डिस्कस कर लें। एक तो देखा जाए फिजिकल एड्जॉर्शन जो है ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का मतलब सिंपली क्या है कि चूंकि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जैसे देखिए हमारा एड्जॉर्बेट है, ये एड्जॉर्बेंट है और सरफेस पे आकर के देखो एड्जॉर्बेट आकर के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है, एड्जॉर्बेट। अब आपको सबको पता है क्योंकि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में केवल वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये अट्रैक्शन कोई स्पेसिफिक तो है नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए एक लेयर हमारे एड्जॉर्बेट की बन गई, इसके ऊपर देखा जाए एक लेयर और बन गई, इसके ऊपर एक और लेयर बन गई। यहाँ पर देखा जाए मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर। इतना जरूर कह सकते हो कि फर्स्ट लेयर में हमारे एड्जॉर्बेट का नंबर सबसे ज्यादा रहेगा, सेकंड वाले में उससे कम, थर्ड वाले में और कम। लेकिन कह सकते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर बिहेवियर यहाँ पर फिजिकल एड्जॉर्शन में क्रिएट होगा। केमिकल के केस में देखा जाए चूंकि स्पेसिफिक है पूरी तरह से, यहाँ पर
एडजॉर्बेंट आपने लिया है और सरफेस पे जाकर केमिकली यहाँ पर लिखा जाए एडजॉर्बेट, और यहाँ पर देखा जाए केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्पेशली केमिकल बॉन्ड बना हुआ है। इसका इम्पैक्ट ये होगा, ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर बनेगा, केवल एक लेयर यहाँ पर यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। मतलब क्या रहा, सिंपली लिखा जाए हमारा फिजिकल एडजॉर्प्शन देखा जाए मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर कॉन्सेप्ट है, कई लेयर यहाँ पर बनेंगी। और केमिकल एडजॉर्प्शन में केवल एक बार देखो यहाँ पर केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगा, चाहे कोवेलेंट बॉन्ड बने या इसके अंदर देखा जाए इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बने, जो भी इंटरेक्शन होना होगा वो यहीं पर देखा जाए इंटरेक्शन हो जाएगा और इसके आगे देखा जाए कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब कोई इसके ऊपर नया दूसरे रिएक्टेंट आकर के या एडजॉर्बेट आकर के सरफेस पर एडजॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि जो बॉन्ड बनना था वो तो यहीं पर देखा जाए ऑलरेडी बन चुका है। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर लेयर है और ये मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर है। ये तो हमारा थोड़ा सा डिस्कशन देखा जाए फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के बीच में था, डिफरेंस के बेसिस पर। तो आप लोग थोड़ा इसको अच्छी तरह से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने ये हम लोग कवर कर रहे हैं। अब इसके आगे देखा जाए एक और बड़ा सिंपल सा केस देखा जिसमें मैं बताना चाहूँगा, स्पेशली यहाँ पर देखा जाए फिजिकल एडजॉर्प्शन देखा, चूंकि अट्रैक्शन बहुत वीक है इसलिए फिजिकल एडजॉर्प्शन देखा जाए रिवर्सिबल नेचर का है, रिवर्सिबल नेचर का है, और ये देखा जाए इरिवर्सिबल नेचर का है, ये इरिवर्सिबल नेचर का है। तो ऐसे कुछ हमारे पास सेलेक्टिव पॉइंट्स हैं। इसके लिए देखा जाए ये अपने नोट्स में बहुत अच्छे से मैंने सब पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। आप लोग इजी पॉइंट्स हैं, बस एक बार आप इसको पढ़ना, आपके दिमाग में सब सेट होते चले जाएंगे और ये वीडियो जो है ये आपकी हेल्प पूरी तरह से करेगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब इसके आगे थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि एडजॉर्प्शन की बात अगर हम लोग करें, एडजॉर्प्शन सबको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसके मैकेनिज्म पर थोड़ा सा हम फोकस कर लें और फिर इसके आगे हम अगले वाले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। तो सरफेस केमिस्ट्री अपनी काफ़ी इजी टॉपिक है, थोड़ी सी मेहनत करके अपने पास 4 मार्क्स की कुछ जो चीज़ें हैं हमारे पास 4 मार्क्स हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। स्पेशली मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। सबसे पहले देखो एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, स्पॉन्टेनियस चेंज है ये, स्पॉन्टेनियस कह सकते हो प्रोसेस है ये, कहने का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं है ये। तो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये बड़ा सिंपल सा केस है, अपने एनसीईआरटी में भी इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने, और थोड़ा सा अगर ध्यान दे दो तो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल इजी गोइंग आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले प्रोसेस तो स्पॉन्टेनियस है, तो जरा हम लोग चेंज की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये एडजॉर्बेंट हमने ले रखा है, ये एडजॉर्बेंट हमने ले रखा है, और ये सरफेस पर देखा जाए हमारे पार्टिकल आकर के एडजॉर्ब हो रहे हैं, ये एडजॉर्बेट आपने ये ले रखा है। यहाँ पर फिजिकल बॉन्ड या बने या केमिकल बॉन्ड बने वो यहाँ पर कोई मैटर नहीं करता, हमें तो ये समझाना है कि आखिर में एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था, ये जो बल्क वाला पार्टिकल है देखो ये जो यहाँ पर है, ये चारों तरफ देखा जाए दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट है और इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है ये देखा जाए एक बैलेंस ऑर्डर में क्रिएट हो रहा है। लेकिन जो सरफेस का हमारा पार्टिकल है देखा जाए, ये हमारे पास जो सरफेस पर ये पार्टिकल है ये देखा जाए ये इधर वाले पार्टिकल से तो कवर्ड है, लेकिन सरफेस वाला एरिया देखा जाए इसका खाली है। तो अब जब ये इस पर देखा जाए एक अनबैलेंस फोर्स देखा जाए डाउनवर्ड वर्क कर रहा है, और यही जो अनबैलेंस फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रहा है इसी का इम्पैक्ट हो रहा है कि कोई भी मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आकर के अगर एड्जॉर्ब हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल आकर के यहाँ सरफेस पर एड्जॉर्ब होगा, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर शो करे या केमिकल अट्रैक्शन शो करे, तो ये जो डाउनवर्ड अट्रैक्शन डाउनवर्ड वर्क कर रहा है इसको कहीं कहीं मिनिमाइज करेगा, मतलब इस अनबैलेंस फोर्स को बैलेंस करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात क्या देखा जाए, इसीलिए देखा जाए एडजॉर्प्शन अपने आप होता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए जरा हम लोग डेल्टा एच की बात कर लें। डेल्टा एच आप सबको क्लियर है, ये वैल्यू देखो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। अलग बात है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में देखा जाए
अगर हमारा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है तो कम एनर्जी लिबरेट होती है, और वो हमने देखा जाए 240 किलो जूल पर मोल की रेंज में आ रही थी। और अगर केमिकल हो रहा था तो ये 240 किलो जूल पर मोल के रेंज में आ रही थी। लेकिन दोनों केस में देखा जाए डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में आ रही थी, नेगेटिव साइन में जा रही थी। तो आपको सबको पता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए अपने को देखो डेल्टा जी पर जाना पड़ता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमारा जो गिब्स फार्मूला है, गिब्स एनर्जी का जो फार्मूला है, जो 11th क्लास में हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए डेल्टा जी की वैल्यू किस में आनी चाहिए, नेगेटिव साइन में आनी चाहिए। ये हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखा जाए पूरा रिएक्शन जो हो रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो या केमिकल एड्जॉर्प्शन हो, दोनों केस में डेल्टा एच की वैल्यू तो हमारी माइनस में आ रही है। तो डेल्टा एच की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो देखा जाए तो ये जो डेल्टा एच है ये यहाँ पर हमारा सपोर्ट कर रहा है, मतलब डेल्टा जी को नेगेटिव लेना है, क्योंकि पता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए देखा जाए डेल्टा जी पॉजिटिव में आता है, गिव्स एनर्जी चेंज, स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव में आता है, इक्विलिब्रियम के लिए जीरो में रहता है। ये सबको पता है। तो इसी चीज को हमें एक्सप्लेन करना है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा जी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, एक्सोथर्मिक चेंज है, और ये हमें माइनस साइन में चाहिए। अब जरा हम लोग एंथैल्पी के बाद एंट्रोपी को देख लें। आपको सबको पता है एंट्रोपी का मतलब सिस्टम का रैंडमनेस, सिस्टम कितना रैंडम है, कितना डिस्टर्ब है, कितना डिसऑर्डर्ड है, उसका मेजरमेंट हमारा एंट्रोपी है। यहाँ पर देखो शुरुआत में जब तक हमारा जो एड्जॉर्बेट है सरफेस पे आकर के एड्जॉर्ब नहीं रहेगा, तब तक तो ये देखो रैंडमली इधर उधर ये मूव करता रहेगा, रैंडम मोशन करता रहेगा। और उस रैंडम मोशन का इम्पैक्ट क्या है कि एंट्रोपी सिस्टम की ज़्यादा होगी। अगर हम एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट दोनों को मिला करके देखें तो हमारा सिस्टम मोर रैंडम होगा। लेकिन आफ्टर एड्जॉर्प्शन सरफेस पे आकर के देखो एड्जॉर्बेट आकर के एड्जॉर्ब हो गया, तो इसकी जो रैंडमनेस है वो डिक्रीज कर गई। मतलब रैंडमनेस अगर डिक्रीज कर गई तो डेल्टा एस की वैल्यू जो आएगी ये भी देखो हमारे नेगेटिव साइन में आएगी। कैसे? फाइनली यानी इनिशियली रैंडमनेस ज़्यादा है, अब फाइनली कम हो गई, और क्योंकि फाइनली देखा जाए एड्जॉर्बेट सरफेस पे आकर के एड्जॉर्ब हो गए, तो इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि सरफेस पर चूंकि एड्जॉर्ब हो गए, इस वजह से डेल्टा एस की वैल्यू देखो नेगेटिव में है, क्योंकि फाइनल वैल्यू लोअर है, इनिशियल वैल्यू हाई है। अब जरा देखा जाए ये जो हमारे सामने डेल्टा एस की वैल्यू है ये तो देखो नेगेटिव साइन में आ रही है, समझना इस पॉइंट को, ये नेगेटिव साइन में आ रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि ये वैल्यू अगर माइनस में रहेगी और यहाँ पहले से ही रिजल्ट हमारा माइनस में है, टेम्परेचर आपको पता है अगर रूम टेम्परेचर भी है ये प्लस में है, ये पूरा का पूरा जो हमारा रिजल्ट आएगा ये देखा जाए ये किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। मतलब ये जो हमारे पास टी डेल्टा एस का केस है ये डेल्टा जी को सपोर्ट नहीं कर रहा है निगेटिव होने के लिए। फिर एक बार समझिए मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन में बड़ा सिंपल सा केस आपको समझना है। क्या है? प्रोसेस चाहे केमिकल हो या फिजिकल हो, कैसा भी हो, एनर्जी लिबरेट होगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तो है, एनर्जी लिबरेट होगी तो डेल्टा एच की वैल्यू माइनस में जाएगी। अलग बात है कि हमने फिजिकल के लिए और केमिकल के लिए कितनी एनर्जी लिबरेट होनी है वो भी वैल्यू अपने को पता है, अभी हम लोगों ने डिफरेंस में इसको डिस्कस किया था। तो अब डेल्टा एच की वैल्यू देखा जाए ये तो डेल्टा जी को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि ये हमें नेगेटिव चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, एड्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप होता है। तो अब जरा डेल्टा एच तो इसको सपोर्ट करा, डेल्टा एच को देखें। इनिशियली देखा जाए हमारा सिस्टम मोर रैंडम है, मोर डिसऑर्डर्ड है, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल इधर उधर देखो घूमते रहेंगे, लेकिन जैसे ही सरफेस पे आकर के एब्जॉर्ब होंगे वहां पर देखो रैंडमनेस डिक्रीज कर जाए, क्योंकि देखा जाए कोई एक ऑर्डर बिहेवियर मिल गया, एक जगह पर आकर के सेट हो गए। तो उसलिए डेल्टा एस की वैल्यू हमारी देखो नेगेटिव में जाएगी, इनिशियली ज़्यादा है फाइनली कम है, तो कम में से ज़्यादा वाली वैल्यू माइनस होगा तो रिजल्ट नेगेटिव साइन में जाएगा। अगर हमारा डेल्टा एस का रिजल्ट नेगेटिव आएगा तो ये पहले से ही माइनस साइन लगी हुई है, माइनस और माइनस पूरी वैल्यू देखो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब मतलब क्या है कि जो टी डेल्टा एस का पार्ट है ये हमारे इसको डेल्टा जी को नेगेटिव होने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो तब भी प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा एस की वैल्यू है ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये इस प्लस वाली वैल्यू से ज्यादा है। ध्यान रखना, फिर से इसको पॉइंट की तरफ बढ़े, डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। अब ये माइनस वाली वैल्यू इनिशियली, ध्यान देना इसमें, धीरे धीरे हम आप आगे चले, स्पेशली इतना तो क्लियर हो गया कि डेल्टा एच हमारा सपोर्ट कर रहा है डेल्टा जी को माइनस होने के लिए।
लेकिन डेल्टा एस जो कि नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो ये पूरा जो पार्ट है ये डेल्टा जी को नेगेटिव के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो अब फिर भी प्रोसेस जो कि स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली क्या कंडीशन आती है कि डेल्टा एच की वैल्यू जो नेगेटिव साइन में है ये मोर है, और टी डेल्टा एस की वैल्यू जो पॉजिटिव साइन में है वो लेस है। तो अल्टीमेटली हमारा डेल्टा जी माइनस में जाएगा और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ये चीज समझनी है अपने को। धीरे धीरे आपको पता है जैसे जैसे सरफेस कवर होता चला जाएगा एडजॉर्बेट से, वैसे वैसे यहाँ पर देखा जाए एनर्जी लिबरेट होने की प्रोसेस कम होने लगेगी। जैसे जैसे एनर्जी लिबरेट होने की प्रोसेस कम होने लगेगी तो डेल्टा एस की वैल्यू जो माइनस में है वो वैल्यू डिक्रीज होने लगेगी। एक टाइम ऐसा आएगा देखा जाए एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन बन जाएगी तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन प्रोसेस कंप्लीट होगा, कह सकते हो मेरी धीरे धीरे क्या होगा कि चूंकि यहाँ एनर्जी लिबरेट होने की प्रोसेस, क्योंकि सरफेस कवर होता चला गया, अब दूसरे रिएक्टेंट जो कि सरफेस है ही नहीं तो आके एड्जॉर्ब कहाँ होंगे, तो सरफेस मैक्सिमम जब कवर हो जाएगा तो डेल्टा एस की वैल्यू देखो टाइम के साथ धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगी, मतलब लेस नेगेटिव होती चली जाएगी। और ये देखा जाए ये वैल्यू देखा जाए ये तो पहले से पॉजिटिव है, ये कंडीशन ऐसी आएगी ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगी और हमारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम आप कर लेगा। मतलब जितना एड्जॉर्प्शन होगा उतना ही डी एड्जॉर्प्शन होगा। कहने का मतलब ये सिचुएशन हमारी यहाँ तक देखा जाए ये मैकेनिज्म अपने को समझने की जरूरत है। तो जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आप हो जाएगी तो अगर हम सिचुएशन को चेंज ना करें तो अपना इम्पैक्ट क्या आएगा कि उस केस में देखा जाए कि अपना जो पूरा केस है, कहने का मतलब है कि एड्जॉर्प्शन प्रोसेस एक तरह से देखा जाए रहेगा तो डायनेमिक, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिचुएशन डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती है। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि अब टाइम के साथ देखा जाए कह सकते हो कि एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन सरफेस पर चेंज नहीं होगा, एड्जॉर्प्शन और डी एड्जॉर्प्शन दोनों होते रहेंगे एक साथ। यहाँ पर देखा जाए एड्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है इज इक्वल टू डी एड्जॉर्प्शन। जब ये सिचुएशन सेम हो जाएगी तो हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम आप कर लेगा। ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म आपको समझना है। कभी इस पर क्वेश्चन अगर आता है मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन तो आपको इस बेसिस पर ध्यान देना है कि आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये सिचुएशन है क्या और आपको इसको कंप्लीट करना है। ये अपना पूरा मैकेनिज्म देखा जाए कंप्लीट हुआ सरफेस पार्ट का। अब इसमें देखा जाए एक टॉपिक हमारा और अच्छा खासा इसमें बच रहा है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, उसका डिस्कशन जो है मैं अगले वीडियो में करूँगा। आप लोग इतने पार्ट को अच्छे से समझना, इसको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना, वीडियोस को पूरा का पूरा देखना। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट करना, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं 100% निकालूंगा। थैंक यू।